वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री चैनल। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस। कुछ पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिन्होंने नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख ले ताकि इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलिए लेते हैं स्टार्ट। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इसे हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड जब इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स के, मतलब जिस रेट से यहाँ पे बी ए में चेंज हो रहा है, ए उसी रेट के साथ बी में चेंज हो जाए, तो तब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। और डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम और डायनामिक में। तो इनमें डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लेट सपोज कि हमारे पास ए में स्टार्ट में थे 100 मॉलिक्यूल ए थे, तो ए क्या करे, बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी की 10 हो गए, उसके 90, यहाँ पे हो गए 90, फिर उसके 80, इसके 20, इसी तरह रिएक्शन होता है। जैसे ही जब यहाँ पे 50 हो गए, दोनों साइड पे 50-50 हो गए। लेट्स सपोज, हम लोग यहाँ पे ये सपोज करें कि यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। यहाँ पे A40 मॉलिक्यूल है, B60 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। असल में जो मेन मिस्टेक हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि रेट का मतलब ये है कि दोनों साइड पे मॉलिक्यूल बराबर हो जाए, दोनों साइड पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ऐसे नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जिस रेट से ए बी में चेंज हो रहा है, बी भी उसी रेट से, मतलब अगर एक सेकंड में ए के 5 मॉलिक्यूल बी में चेंज हो रहे हैं, तो उसी सेकंड में, एक सेकंड में बी के मॉलिक्यूल भी क्या हो, ए में चेंज होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे 40 और 60 हैं, दोनों साइड पे मॉलिक्यूल बराबर नहीं है, और यही इक्विलिब्रियम है। रेट की बात हो रही है, कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेट्स सपोज इस्टेब्लिश हो गया। जिस रेट से ए बी में चेंज हो रहा है, उसी रेट से बी क्या ए में चेंज हो रहा है। अगर एक सेकंड में उसके 10 मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं बी में, तो बी की भी 10 मॉलिक्यूल एक सेकंड में ए में दोबारा से चेंज हो रहे हैं। अब इसे हम लोग ने कह दिया कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन जैसे ही कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मज़ीद कोई बी का मॉलिक्यूल ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सपोज़ किया है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो, अब बी की अगर 60% कंसंट्रेशन है, 60 मॉलिक्यूल है, तो बी के पास बेशक ये रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, लेकिन बी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा से क्या हो जाए, ए में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। और इक्विलिब्रियम हम क्यों डिस्कस करें, ताकि हमें पता चले कि रिवर्सिबल रिएक्शन कब हम इसके कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो बी में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद बी की कोई एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाए, और इसी तरह ए के पास भी ये एबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। इसे कहा जाता है कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी उसी तरह, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस जो है ना, वो उनके नामों में छुपी है, डायनामिक और कांस्टेंट में। कांस्टेंट की आप लोग समझ आ गई है। अब डायनामिक की तरफ आते हैं। डायनामिक, यहाँ पे हमारे पास ए में क्या थे, 100 मॉलिक्यूल, बी के 10 थे, ये मैं बार बार गलत हो रही हूँ, यहाँ पे सॉरी 90 मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी में 90 थे। इसी तरह ये चेंज होता जाए। लेट सपोज यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, या आप लोग कोई भी ले सकते हैं, यहाँ कहते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये रेट, कंसंट्रेशन नहीं। चले हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, कांस्टेंट में क्या था कि उसके बाद इसकी कोई एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो। लेकिन डायनामिक में ऐसे नहीं होता। डायनामिक में चेंज होते हैं, रिएक्टेंट कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक या सेम रेट के साथ प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, और प्रोडक्ट एक कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक रेट के साथ रिएक्टेंट में चेंज हो रही है। मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद भी रिएक्शन हो रहा है,
और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद रिएक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट रेट की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें जब एवरेज हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो हमें कोई चेंज महसूस नहीं होता। अब एग्जांपल देती हूँ आपको, होप आसानी से समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे चल लेट्स सपोज इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश, अच्छा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हो गया। हम कह तो रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये इसमें जो अब चेंज आएगा वो स्पेसिफिक रेट के साथ आएगा। अब ए के प्रोडक्ट क्या है, अगले सेकंड में ए का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 50 और ये हो जाएंगे, ये भी 50। मतलब एक सेकंड में इसके कितने मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो गए, एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल चेंज हो गए, तो ये 50 और ये भी 50। तो उसी सेकंड में बी के 50 मॉलिक्यूल, बी के जो 10 मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, ए में दोबारा कन्वर्ट हो जाए। तो ये जब इसके आए हैं तो ये 50 बन गया और दोनों साइड पे 50 बन गया, लेकिन अगली मतलब उसी सेकंड में बी के मॉलिक्यूल क्या हो गए, क्योंकि दोनों की रेट क्या है, सेम। इक्विलिब्रियम होता है जब दोनों रेट क्या हो जाए, बराबर। तो एक सेकंड में ये भी 50-50, लेकिन वहाँ पे 40 था, ये 60 था। एक सेकंड में जब बी के मॉलिक्यूल ए में गए तो ए के 40 हो गए और बी के 50 हो गए, ए के भी 50 हो गए। एक मिनट, ये क्वांटिटी हम लोग चेंज कर लें ताकि समझाने में आसानी हो। लेट्स सपोज ये हम लोग करते हैं 70 और ये 30, ये सिर्फ क्वांटिटी चेंज की है, बाकी क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड पे 50-50 आ रहा है तो समझाने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे 70, यहाँ पे 30, अभी हम लोग कहते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी, इन दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद कोई मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होगी, प्रोडक्ट बी के पास ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाए। इसी बेस पे इसका नाम है कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक सेकंड में इनमें जो चेंज आता है वो स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो ये ए क्या हो रहा है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 80 और वो क्या हो जाएगा 40। लेट्स सपोज एक सेकंड में इसके कितने मॉलिक्यूल चेंज हो गए, 10 मॉलिक्यूल बी में चले गए। तो अगले सेकंड में उसी सेकंड में बी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ए में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक सेकंड में 80 हो गया, वो ये 60 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। तो अगले सेकंड में जब मतलब एक सेकंड के लिए ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, बी अपने मॉलिक्यूल से दोबारा वापस कर देगा, क्योंकि बी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बी दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 70। ये फिर उसे 10 मॉलिक्यूल देगा, वो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। तो एक सेकंड में दोनों में चेंज आ रहा है, लेकिन वो दोनों का जो चेंज है, मतलब एक सेकंड में दोनों में कितने मॉलिक्यूल का चेंज आ रहा है, 10 मॉलिक्यूल का। तो जिसकी वजह से एवरेज चेंज जो है वो हमें नज़र नहीं आता। मतलब एक सेकंड में इसके 60 हो गए स्टार्ट में हमारे पास। चलो आप समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, स्टार्ट में आप लोग देख लिए, आपने एक जगह कैलकुलेशन किया है कि ये 70 मॉलिक्यूल है, ये 30 है। कुछ टाइम के बाद आप लोग ऑब्जर्व करें, आपको फिर भी 70 और 30 मिलेंगे, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहा तो ये जाता है कि मॉलिक्यूल की जो होती है कंसंट्रेशन चेंज होती है, बी ए में जा रहा है, ए बी में जा रहा है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद। तो ये क्या बात है, असल में कंसंट्रेशन चेंज होती है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में, लेकिन एक स्पेसिफिक रेट के साथ, सेम रेट के साथ। एक सेकंड में जितने बी के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं उतने ए के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं। अब एक सेकंड में ये 60 से 40 बन गया, उसी सेकंड में ये 40 से क्या ये दोबारा से ये 30 से 70। तो एवरेज तो कंसंट्रेशन हमारे पास फिर से वही आ गई। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ना, उसमें हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक सेकेंड में दोनों तरफ ही। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है ना कि एक दीवार बना रहे हैं और हम लोग एक ईंट रख रहे हैं और दूसरा जो है वो ईंट हटा रहा है। एक सेकंड में या एक मिनट में दोनों ये काम कर रहे हैं, एक ईंट रख रहे हैं, दूसरा आदमी आके ईंट हटा रहा है। तो एवरेज चेंज आपको दीवार में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ना दीवार बनी होगी ना गिरी होगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं बेशक, लेकिन वो ऑपोजिट काम सेम टाइम में और
एक ही, मतलब ये नहीं कि दो ईंट, एक ईंट रख रहे तो दूसरे दो ईंटें उठा रहे हैं, एक ईंट रखी तो एक ही उठाएगा। तो एवरेज चेंज हमें नज़र नहीं आएगा, ना कमी नज़र आएगी, ना ये आएगा कि हमारे पास चीज़ मैक्सिमम हो गई या मिनिमम। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 70-30 था, एक सेकंड में चेंज तो आ रहा है लेकिन वो चेंज कांस्टेंट है। दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड के 10 मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं तो रिवर्स के भी 10 मॉलिक्यूल एक सेकंड में चेंज हो रहा है। अगर फॉरवर्ड के 5 तो रिवर्स के 5। ये नहीं कि फॉरवर्ड के एक मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है तो रिवर्स के 6 चेंज हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर तो हमें एवरेज चेंज नज़र आएगा, लेकिन दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स का। मतलब अगर उनमें भी चेंज आ भी रहा है, डायनामिक की बात हो रही है, कांस्टेंट में तो चेंज नहीं होगा, जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो लेकिन चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, जिसकी वजह से हमें एवरेज चेंज क्या हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस पता हो। आखिरी बार मैं फिर से बता रही हूँ, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। इसका मतलब होता है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ही है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नॉर्मली हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड अब जो जहाँ भी देख ले तो उसका मतलब होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अभी मैं एक लास्ट आप लोग को छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ। आई होप आप लोग कर लेंगे, क्योंकि उसमें सारे यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो अच्छा, ये एक हमारे पास रिएक्शन है। अभी इस चैप्टर की ये छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोग फेस्ट कर ले ताकि आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, इसकी ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टेप। सॉरी, रिवर्स रिएक्शन। And start which reaction is fast and why. असल में लिखा इसी तरह होता है कि फिर से बताना होता है। ये रिएक्शन हमें नॉर्मली पता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का पूछे तो रिवर्सिबल ही होगा। अगर सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन हो तो इसमें फॉरवर्ड होता। तो इसमें हम लोगों ने बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। बहुत ही सिंपल है। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हिंट वगैरह देती हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। अब देखिए, ये रिएक्शन है, बैलेंस है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, SO2 प्लस O2 जो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और SO3 का दोबारा से सल्फर ट्राईऑक्साइड का दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना, ये रिवर्स रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट में कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और क्यों होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। जिस चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वही चीज़ जो होती है फास्ट होती है। तो स्टार्ट में जब हमारे पास जैसी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यही रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल। प्रोडक्ट हमने बनाना होता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल, एक सीमेंट फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, उसने कुछ बनाना है, तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसके पास वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा, क्योंकि उसने अभी स्टार्ट लेना है। लेकिन जैसे ही वो टाइम लेगा तो उसके पास प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और O2 है। अभी स्टार्ट में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा, मतलब SO3 की प्रोडक्शन ये ज़्यादा करेगा। लेकिन जैसे ही SO3 की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो SO3 क्या करेगा, दोबारा से ख़ुद को SO2 और O2 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन जब इससे बढ़ जाए तो ये दोबारा से रिवर्स होने लगता है। ये नहीं चाहता कि, मतलब इसने अपनी क्वांटिटी इसको दी है, सल्फर ट्राईऑक्साइड अपनी क्वांटिटी दोबारा से उसे वापस करना चाहते हैं। तो इसी तरह ये रिएक्शन क्या होगा, होता जाएगा। ये रिएक्शन
पूछा इसी तरह जाता सिर्फ एक ही एरो ड्रॉ किया जाता है, लेकिन हमें तो पता है कि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, तो मैंने डबल एरो रिवर्सिबल की ड्रॉ कर दिया। समझ आ गई आपको। स्टार्ट में ये रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो कन्वर्ट हो सकती है। जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वो प्रोडक्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही थी। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसने क्या सामने की ज़रूरत क्या है, दोबारा से उसे वापस दिया। जब इसे दिया तो इसके पास अगेन जब कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसने कहा चलो SO3 मजलूम को दे दी जाए, कुछ कंसंट्रेशन उसने दे दिया। इस तरह ये रिएक्शन होते रहते हैं जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और आप लोग को अगर कुछ लगता है कि स्पीड तेज़ है या कुछ भी आप लोग कहते हैं इस वीडियो में अमेंडमेंट होनी चाहिए, कोई चेंज होना चाहिए, तो प्लीज़ काइंडली बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।